हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है। सामने आरआरबी के एग्ज़ाम है, तो एकदम फुल प्रिपरेशन आरआरबी प्री के ऊपर है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि बहुत कोशिश करें आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वीडियो लाने की, बट कुछ काम की वजह से वो कर नहीं पा रहे। बट हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिले आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोग साथ देते जाइए, फॉलो करते जाइए, क्योंकि होता है जो फॉलो करते हैं, जो यहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ब्रेक हो जाता है पढ़ाई। तो इसलिए एकदम तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं और हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी फ्री टाइम मिलता है हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की ही सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। और धीरे धीरे ये चीज़ें भी ठीक हो जाएगा। बस आप लोग साथ देते जाइए, फॉलो करते जाइए और पढ़ाई अच्छे से करते जाइए। तो चलिए आज का जो सेशन है वो भी स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो कोडेड इनइक्वालिटी का आइदर और का मतलब लास्ट सेशन कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो जल्दी जल्दी एक बार एक काम करेंगे, हम लोग जो प्रीवियस डे में पढ़ाई किए थे प्रीवियस वीडियो में, उसको एक बार कंटिन्यूटी मतलब रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाई किए थे वो था कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जो बेसिक पार्ट था, मतलब थ्योरीज और एरर मतलब डिफरेंशिएशन सब कुछ हम अच्छे से बता दिए थे। फिर भी एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रफ वर्क भी हम इसलिए नहीं मिटाए ताकि आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या था कि कोडेड इनइक्वालिटी में सबसे पहले सिंबल के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, सिंबल से आपको डिकोड करना होगा साइन में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साइन का प्रॉब्लम है, तो 5 सिंबल आपको देगा। 5 सिंबल के रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन देगा, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। आपको कोई एक पर्टिकुलर वे में लाना होगा उसे, और आपको हर एक सिंबल के रिस्पेक्ट में एक एक करके साइन निकाल लेना होगा। ये होगा आपका पहला काम, स्टेप 1। ठीक है, उसे आपको सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या बोले थे, स्टेप 2 में आपको क्या करना था, कोडेड हाउस में उसे प्लेस करना था। तो कोडेड हाउस में प्लेस जिस तरीके से बोले थे वी शेप में, इस तरीके से हम लोग प्लेस करेंगे। और इसके पीछे रीज़न जो था वो 4 रीज़न भी हम आप लोग यहाँ पर डिस्कशन कर दिए थे कि क्या 4 रीज़न होता है किस लिए हम वी शेप में उसे प्लेस करते हैं। फैमिली एडजस्टमेंट होता है, इक्वल टू बोथ फैमिली मेंबर में कंसिडर होते हैं, इस वजह से प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, और अपोजिट रिलेशन अगर चाहिए तो भी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम क्या किए थे, एक स्टेटमेंट देकर हम जितने टाइप के, मतलब मुझे जो उस दिन पढ़ाना था उसके लिए मुझे 5 कंक्लूजन चाहिए था, तो 5 कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखे थे। और ये जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किए थे। तो रूल में 2 चीज़ें, एक हो गया पाथ, आपको फाइंड करना होगा फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ। लेफ्ट राइट जाएंगे तो फॉरवर्ड पाथ और राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बैकवर्ड पाथ। और अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फॉरवर्ड पाथ अगर होता है तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी योर आंसर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर निकाले थे। देखो हम एकदम अच्छे से लिख दिए थे कि पाथ फॉरवर्ड था, बट वो सबके सब सिंबल जो था वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा था, तब हम लोग का आंसर क्या करना था, ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल। ठीक, तो यहाँ से रूल्स वगैरह जो भी था वो हम आप लोगों को समझा दिए थे। और नेक्स्ट जो था वो था एरर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि आज का जो सेशन होगा ना वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कि एरर का टाइप क्या है। तो एरर का टाइप हम आप लोगों को बताए थे कि 2 टाइप के एरर यहाँ पर होगा, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम वहाँ पर आंसर निकालने के लिए जाएंगे तब वहाँ पर आंसर निकालते समय जो मेरा आंसर होना चाहिए अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस बेसिस पे हम लोग उसे एरर बोलेंगे। ठीक, एरर यहाँ पर होगा 2 टाइप का, एक एरर होगा नॉर्मल एरर, एक होगा डिस्प्यूट एरर। नॉर्मल एरर का मतलब है कि जब आप 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस फाइंड करने के लिए जाओ तब 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर सबके सब सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हम लोग का आंसर होना चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट ना होने के कारण जो एरर होगा उसे हम लोग नॉर्मल एरर कहेंगे। ठीक, और 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करते समय अगर 2 अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्रॉस देकर ब्रैकेट में डी लिख देना है, क्योंकि वो डिस्प्यूट एरर है। तो 2 अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आने की वजह से जो एरर होगा वो डिस्प्यूट एरर, और सेम फैमिली मेंबर होगा बट जो मेरा आंसर होना चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट ना होने के कारण जो एरर होगा वो होगा नॉर्मल एरर। तो जो नॉर्मल एरर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस देकर एन लिख देंगे, और जो डिस्प्यूट एरर उसे हम लोग क्रॉस देकर डी लिख देंगे। देखो एरर का डिफरेंशिएशन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि एरर के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं आगे का आइदर और। अगर वो नॉर्मल एरर है तो आगे जाकर आइदर और नॉर्मल आइदर और होगा, अगर वो डिस्प्यूट एरर है तो आगे जाकर डिस्प्यूट केसेस का आइदर होगा। और ये हम लोग को पता है नॉर्मल केसेस का आइदर होता है सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू साइन की वजह से, ये नॉर्मल केसेस में। और डिस्प्यूट केसेस में क्या होता है, ऑल 3 पॉसिबल रिलेशंस आर प्रेजेंट इन द कंक्लूजन्स, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों को प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर हम लोग
डिस्प्यूट केसेस में आइदर और करते हैं। तो इसीलिए एरर को अलग करिए पहले, एरर को अलग करने के बाद आइदर और का रूल अलग होगा। अगर वो नॉर्मल एरर है तो आगे जाकर नॉर्मल आइदर और के जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, और अगर वो डिस्प्यूट एरर है तो आगे जाकर हम लोग डिस्प्यूट एरर का रूल मतलब डिस्प्यूट आइदर और का रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? पहले एरर फाइंड करो क्या एरर है, उसके बाद आगे जाकर आइदर और करना है। ठीक, तो आगे का जो सेशन होगा वो आइदर और का सेशन। दो टाइप के आइदर और होता है इनइक्वालिटी में, एक नॉर्मल केसेस का आइदर और एक डिस्प्यूट केसेस का आइदर। क्लियर? तो वही चीज़ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो, और जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे, जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो वो स्टार्ट करते हैं, और पहले देखिए स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है, आइदर और ब्रैकेट में नॉर्मल केसेस। ठीक, यहाँ पर भी एक कोडेड हाउस राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। कोडेड हाउस में हम वही साइन वही सिंबल हम लिए जो हम प्रीवियस में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिए और स्टेटमेंट के नीचे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 आप लोग को ये भी दिख रहा होगा। हम देखिए ब्रैकेट में लिख के रखें। लेवल 1 का मतलब है ईजी, ये जो दो कंक्लूजन है ये इजी क्वेश्चन है। इसके बाद लेवल 2 का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, और लेवल 3 का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। ठीक है, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यहाँ पर ये लेवल क्यों लिखें वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब पूरा डिस्कशन करने दीजिए। तो उसे हम इजी क्यों बोल रहे हैं, इसे हम मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं, इसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों बोल रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुझे वो चीज़ डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब देखिए कोडेड हाउस में भी आपको सिंबल दिख रहा है, जिस तरह से सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पर भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू यहाँ पर होता है, यहाँ पर लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब क्या बोले थे कि आइदर और करने के लिए सबसे पहले एरर दो टाइप। चलिए स्टार्ट करें। स्टेटमेंट को मर्ज करने की आवश्यकता होगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट मर्ज करने की आवश्यकता होगा कि नहीं वो कहाँ से पता चलेगा, कंक्लूजन से पता चलेगा। तो चलिए कंक्लूजन को सबसे पहले देखते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पर लेवल 1 के जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो कंक्लूजन दिया है। सबसे पहले देखिए कंक्लूजन में एम #P मतलब मुझे एम से पी तक जाना है। ठीक, देखिए एम से पी तक जाएंगे, स्टेटमेंट मर्जिंग हम आप लोगों को पहले ही सिखाए हैं। एम से पी तक जाएंगे तो एम से एन, एन से ओ से पी होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर P*O जो है मुझे सिर्फ इसे चेंज करना होगा OP में। एम से एन, एन से ओ से पी से क्यू। अब देखिए P*O, अगर हम P*O को OP में चेंज करेंगे, ओ मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो बीच का जो स्टार है, स्टार चेंज हो जाएगा। स्टार किस में चेंज होगा, @ में। तो यहाँ पर @ लिख देते हैं। अब यहाँ पर सिंबल क्यों चेंज हो वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो बीच का जो सिंबल है वो चेंज होगा। ठीक, चलिए तो एम से पी किस तरफ जा रहे हैं बताओ, फॉरवर्ड पाथ है फॉरवर्ड, हाँ या ना, पाथ हो गया फॉरवर्ड क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, एम से पी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, रूल फिर से एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पर एम से पी फॉरवर्ड पाथ। अब देखो क्या क्या सिंबल आ रहा है, परसेंटेज @ परसेंटेज @ तो यहाँ पर एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, मेरा यहाँ पर आंसर होगा एम @P, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक अकॉर्डिंग टू द रूल मेरे यहाँ पर आंसर होना चाहिए एम @P। ठीक, एम @P यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर एम @P है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस दे देंगे। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्रॉस देकर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एन लिखे या डी लिखे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एन। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल एरर था। जब हम एम से पी तक रिलेशन फाइंड करने के लिए गए, एम और पी के भी जितने भी सिंबल प्रेजेंट थे
सारे के सारे सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, बट जो मेरा आंसर होना चाहिए था वो कंक्लूजन पर प्रेजेंट नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग कौन सा एरर कहते हैं? नॉर्मल एरर कहते हैं। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्रॉस देकर एन लिखे। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, एम से पी, यहाँ पर भी एम से पी है, एट द रेट विल बी माई आंसर, बट यहाँ पर एट द रेट है नहीं, तो हम भी यहाँ पर क्रॉस देकर क्या लिख के रखेंगे? क्रॉस देकर एन लिखो। अब बताते हैं कि यहाँ पर क्रॉस देकर एन, क्रॉस देकर डी, इससे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे रीजन ही यही है कि अगर दो कंक्लूजन्स अगर अलग अलग टाइप के एरर होता है, जैसे मान लो दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन हो गया नॉर्मल एरर, एक कंक्लूजन हो गया डिस्प्यूट एरर, तो हमें आगे जाकर आइदर और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा उसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो। देखिए आगे जाकर आइदर और होगा कि नहीं उसे हम लोग चेक तभी करेंगे जब सेम टाइप का एरर होगा। अगर नॉर्मल एरर है तो दोनों कंक्लूजन्स का ये एरर नॉर्मल होना चाहिए, और अगर डिस्प्यूट एरर है तो दोनों ही कंक्लूजन्स का आंसर डिस्प्यूट एरर होना चाहिए। एक नॉर्मल एरर एक डिस्प्यूट एरर आगे जाकर आइदर और नहीं होगा, सीधा उसका आंसर कर दोगे नाइदर नॉर। क्लियर टू एवरीवन? तो पहले दो टाइप मतलब दो कंक्लूजन्स का आंसर सेम एरर होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों ही नॉर्मल एरर हुआ, इसका मतलब ये पहला रूल जो है वो उसे सेटिस्फाई कर दिए हैं, ऐसा ही हम लोग मानेंगे। पहला रूल क्या था आइदर और का? कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशन। हम लोग को ये पता नहीं है, यही डिसएडवांटेज है, हम लोग को यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअल आंसर यहाँ पर डाउटफुल है या सही में गलत है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर समझ में आ रही बात? यहाँ पर मुझे नहीं पता कि डाउटफुल है या क्या है, यही इसका डिसएडवांटेज है। बट इस इतना सा डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग ये नहीं कि हम लोग रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बस आइदर और एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हम लोग को सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट करके चेक करना पड़ता है। सिंबल को यहां पर हम लोग हटाएंगे और साइन बैठाकर चेक करेंगे, बट पहले ही नहीं। अगर जरूरत है तो करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि आगे जाकर ये आइदर और क्रिएट कर सकते तभी हम लोग करेंगे, अदरवाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर दो टाइप अगर अलग अलग एरर आ जाता तो हमें यहाँ पर आगे सिंबल को साइन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं था, सीधा उसका आंसर आइदर नॉर कर देते। बट यहाँ पर दोनों एरर सेम आ गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि फर्स्ट रूल जो है वो सेटिस्फाई कर चुके हैं, और इसीलिए हम लोग सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड रूल क्या था? ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजन्स। दोनों कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ये भी चेक करो कि दोनों कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। एम और पी, यहां पर भी एम और पी है और सेकेंड कंक्लूजन में भी एम और पी है, तो इसका मतलब दो रूल ऑलरेडी वो सेटिस्फाई कर चुके हैं, ऐसा ही मान लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड रूल क्या था कि वन इक्वल साइन शुड बी प्रेजेंट इन वन कंक्लूजन, और आगे जाकर एक बार चेक कर लेंगे। यहां पर क्या होगा, एक इक्वल टू साइन प्रेजेंट होने की वजह से आइदर होगा ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट कर लो। एक बार पूरा चेक कर लो कि क्या मेरा आंसर होना चाहिए था और यहाँ पर कंक्लूजन में क्या क्या आंसर दिया हुआ है। अब मुझे चेक करने की आवश्यकता है। अब क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे एम और पी के बीच एट द रेट आंसर होना चाहिए था। दैट मीन्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये मेरा आंसर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एम और पी के बीच। और मुझे यहां पर एम हैशटैग पी, दैट मीन्स एम ग्रेटर देन पी, ये दिया है एक कंक्लूजन में, और एक में दिया है एम इक्वल टू पी। अब नॉर्मल जो इनइक्वालिटी में हम लोग सीखे थे उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी अगर आपका आंसर है और एम ग्रेटर देन पी अगर आपके कंक्लूजन पर दिया हुआ है, तो आप क्या आंसर करते हो? आप डाउटफुल ही ना करते हो? हाँ या ना बताओ, डाउटफुल करते हो। यहां पर अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी ये अगर आपका आंसर है और कंक्लूजन में अगर एम ग्रेटर देन पी दिया हुआ है, सो एम ग्रेटर देन पी, इससे आप आंसर क्या करते हो? डाउटफुल। एम इक्वल टू पी अगर कंक्लूजन में दिया है तो इसका आंसर आप क्या करते हो? डाउटफुल। तो देखो आप अब रूल देख लो, दोनों कंक्लूजन क्या है? डाउटफुल है, ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, तो मेरा आंसर होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों कंक्लूजन में दिया हुआ है।
तो दोनों को मिलाकर आंसर क्या करेंगे बताओ? दोनों को मिलाकर यहाँ पर आंसर हम लोग आइदर और करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़े लेवल 2 के तरफ। चलिए अब देखो एन से पी, एन से पी जाएंगे तो एन से ओ, ओ से पी, मतलब मेरा पाथ क्या होगा? मेरा पाथ फॉरवर्ड ही होगा, मेरा पाथ होगा फॉरवर्ड। ठीक, अब देखो एट द रेट ये मेरा आंसर होना चाहिए। एट द रेट मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करे तो एट द रेट विल बी माई आंसर, फॉरवर्ड पाथ है। बट यहाँ पर एट द रेट है, देखो एन एट द रेट पी, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। ठीक, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। पर यहाँ पर एन एट द रेट पी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रॉस देकर एन लिख देंगे। एरर तो नॉर्मली है ना, सेम फैमिली, जो मेरा आंसर होना चाहिए वो नहीं है, क्रॉस देकर एन लिखेंगे। एम से पी ऑलरेडी हम लोग आंसर निकाले थे, तो यहाँ पर भी अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो एम एट द रेट पी वो चेक ही कर लेंगे। एम एट द रेट पी मेरा आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर एम एट द रेट पी है नहीं, क्रॉस देकर लिख देंगे एन। दोनों में एरर सेम है तो रूल में आगे बढ़ेंगे। दोनों में एरर सेम है, दोनों ही नॉर्मल एरर आए हैं, तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट होगा, यहां पर एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना होगा। वो ये है कि सर यहां पर एरर टाइप तो सेम है, दोनों ही नॉर्मल एरर है, बट यहां पर आप देखिए दोनों में ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। राइट साइड में पी सेम है, बट यहां पर एम दिया हुआ, यहां पर एम दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं जब नॉर्मली सॉल्व आप लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? आगे जाकर आइदर नहीं होगा, यही सोच के हम लोग क्या कर देंगे? आंसर आइदर और कर देंगे, जबकि यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि एम और एन स्टेटमेंट पर इक्वल टू है या नहीं। इसीलिए ये लेवल 2 का प्रॉब्लम, मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इजी क्यों बोले, मॉडरेट क्यों बोले। इजी देखो, इजी इसलिए बोले क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट सेम था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स की कोई जगह ही नहीं है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम होगा, दो सेम टाइप के एरर होगा, तब दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा ही करेगा कि आगे जाकर ये आइदर होगा कि नहीं, से एक बार चेक जरूर करें। बट गलत होने का चांसेस यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा, मिस्टेक होने का जगह ये है। यहाँ पर क्या होगा? आपको तुरंत में दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं दिखाई देगा, तो आप हड़बड़ी में क्या कर दोगे? यहाँ पर बिना चेक किए हुए आप इसे आइदर के जगह नाइदर और आंसर कर दोगे। जबकि आपको बता दें कि अगर कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, तो यहाँ पर आपको एक बार ये जरूर चेक कर लेना होगा कि अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट जैसे कि एम इक्वल टू एन यहाँ पर है या नहीं स्टेटमेंट पर। अगर एम इक्वल टू एन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एन के जगह पर एम या एम के जगह पर एन आप लिख सकते हो। देखो यहां पर हम आगे जाकर आइदर और तभी चेक करेंगे अगर एम इक्वल टू एन स्टेटमेंट पे प्रेजेंट रहा। अगर एम इक्वल टू एन नहीं है स्टेटमेंट पर तो आगे जाकर आइदर और हम लोग चेक नहीं करेंगे, सीधा इसका आंसर करेंगे नाइदर नॉर। आया बात समझ में? बट अगर एम इक्वल टू एन होता है तो क्या हो गया? दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजन। आया बात समझ में? अगर एम इक्वल टू एन यहां पर हो जाता है, एम इक्वल टू एन अगर स्टेटमेंट पर दिया हुआ है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे आइदर और होगा कि नहीं उसे चेक करेंगे। अगर एम इक्वल टू एन यहां पर नहीं है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, सीधा इसका आंसर यहीं पे नाइदर नॉट कर देंगे। बट हम यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से सेटअप किए ताकि जो हम करना चाहते वो यहां पर हो जाए। एम इक्वल टू एन देखो हम स्टेटमेंट पर करके ही रखे हैं, बस यही चीज आपको समझा रहे कि कोडेड इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देकर करना होगा। देखो तीन टाइप के ही प्रॉब्लम हो गए, या तो वो इजी देगा, या तो मॉडरेट देगा, या तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम देगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम तक तो नहीं जाते क्योंकि वहां पर मिस्टेक होने की जगह बहुत बढ़ जाता है, मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो डिफिकल्ट लेवल तक नहीं जाते। अगर आपको नॉर्मल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम देगा तो वो डिफिकल्ट लेवल तक जा सकते हैं, बट कोडेड इनइक्वालिटी में जनरली नहीं जाते। बट अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोडेड इनइक्वालिटी अगर
आपको मेंस लेवल पे दे रहे हैं तो वो डिफिकल्ट लेवल तक जा सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, ये आपको तुरंत में दिखाई देगा। यहाँ पर दिक्कत थोड़ा सा क्रिएट होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पर गलती होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम कुछ नहीं हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेम नहीं दिया हुआ है। जबकि अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, अगर अच्छे से जज करोगे तो आपको यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दोनों में सेम दिखाई देगा, बट यहाँ पर चेकिंग थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर m इक्वल टू n चेक करेंगे, m इक्वल टू n है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कंसिडर कर लो कि n के जगह यहाँ पर m कंसिडर कर लो, क्योंकि आगे हम लोग m से ही किए तो समझने में आसानी होगी। तो हम क्या किए, n के जगह पर m लिख सकते हैं ना, क्योंकि m इक्वल टू n स्टेटमेंट पर देखो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर n के जगह पर m कंसिडर कर लिए। अब देखो m और p के बीच आंसर क्या होना चाहिए था, m@p, दोनों एरर सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो दो रूल सेटिस्फाई। तो थर्ड रूल हम लोग क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे, सिंबल को साइन में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। सो m ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये होना चाहिए था मेरा आंसर। यहां पर m हैशटैग p, दैट मीन्स m ग्रेटर देन p दिया हुआ है और m इक्वल टू p दिया हुआ है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा आंसर होना चाहिए था, और कंक्लूजन में ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है। तो अगर आप इसे आंसर नॉर्मली करते हो तो क्या करते हो, इसे भी डाउटफुल करते हो, इसे भी डाउटफुल करते हो, तो दोनों कंक्लूजन का आंसर डाउटफुल है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, जो आपका आंसर है वो इंडिविजुअली दिया हुआ है। तो आप इसका भी आंसर क्या करोगे, आइदर और ही करोगे ना। क्लियर हुआ यहां तक। यहां पर एक साइड कॉमन नहीं था, इक्वल नहीं था, इस वजह से ये मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर n से p जा रहे, n से p, अभी अभी हम लोग आंसर निकाले थे, n से p आंसर क्या होना चाहिए था बताओ, n@p, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। वो यहां पर है नहीं है, सेम फैमिली का प्रॉब्लम है, तो ब्रैकेट देकर इसे n लिखेंगे। m और q के बीच देखो, m और q के बीच जा रहे हैं, क्या क्या है, परसेंटेज, @ परसेंटेज, परसेंटेज, @ परसेंटेज, दोनों सेम, मतलब जो भी दो सिंबल आ रहा है वो सब सेम फैमिली का है। तो यहाँ पर परसेंटेज और @ में आंसर होना चाहिए था m@q। सो m@q ये मेरा आंसर होना चाहिए था, बट m@q यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस देकर हम ब्रैकेट में लिख देंगे n। क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोनों में ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इनफैक्ट एक भी सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर एक साइड तो कम से कम इक्वल था, बट यहाँ पर देखो दोनों ही कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट जो टोटली डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, और थोड़ा डिफिकल्ट है, जबकि यहाँ पर भी आपका आंसर आइदर और ही होगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर सेम टाइप का एरर आ जाए तब आगे जाकर आपका अप्रोच क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। जब आप कोडेड इनइक्वालिटी में आइदर और का क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी कंक्लूजन अगर सॉल्व कर रहे हो, अगर सेम टाइप का एरर आ जाए तो बिना चेक किए हुए उसे आगे नहीं बढ़ना है, एकदम दिमाग में डाल दो। बिना चेक किए मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम है या नहीं, वो बिना चेक किए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब केसेस होगा तो यही तीनों केसेस होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो चेक तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, अगर एक साइड है तो सिर्फ हम लोग m इक्वल टू n चेक करेंगे जैसे यहाँ पर बताएं। बट इस केसेस में क्या करेंगे, इस केसेस में क्या करेंगे, देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी एक कंक्लूजन के एक ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा हम यहाँ पर मान लो n लिए, क्या बोले, कोई भी एक कंक्लूजन के एक ऑब्जेक्ट को आप उठा लो, हम यहाँ पर इस कंक्लूजन में n को उठा लिए। अब क्या करेंगे, दूसरे कंक्लूजन्स के जो बाकी दो ऑब्जेक्ट हैं उसके साथ इसे चेक करो कि n के साथ हम n को उठाएं, n के साथ हम चेक करेंगे कि m और q में से कोई यहाँ पर इक्वल टू है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम ये चीज़ करेंगे तो मुझे यहाँ पर n इक्वल टू m मिल जाएगा ना। हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सेटअप किया ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। देखो हम यहाँ पर क्या बोले कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे कंक्लूजन का बाकी जो दो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आप कंपेयर करिए, चेक करिए कि वो दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट में से, दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर
प्रीवियस मतलब प्रीवियस कंक्लूशन के कंक्लूशंस 1 के n के साथ अगर इक्वल टू होता है तभी हम लोग आगे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू m हुआ तब हम क्या करेंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ सेकेंड कंक्लूजन का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ चेक करेंगे। जैसे p इक्वल टू क्यू यहाँ पर है या नहीं वो चेक करेंगे। अब सुन लो, यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट दोनों में सेम नहीं होगा। कोई भी एक जगह पर अगर एक इक्वल टू नहीं होता है तो आगे जाकर इसका आंसर होगा नाइदर नॉर। अगर आप n को पहले चेक किए m और q के बीच, अगर n इक्वल टू m मिल गया तो हम p इक्वल टू q चेक करेंगे, तो p इक्वल टू q भी होना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए n को आप चेक करो m और q के साथ, बट m और q के बीच दोनों में से इक्वल टू नहीं मिला तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। n के साथ m को चेक किया इक्वल टू नहीं है, n के साथ q को चेक किए इक्वल टू नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत उसका आंसर नाइदर नॉर करेंगे। आया बात समझ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा तो आगे चलकर आइदर और भी नहीं होगा। आइदर का सेकंड रूल ही है कि ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजन्स। अगर उसे आइदर होना है तो उसे ऑब्जेक्ट को भी सेम होना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हो जाता है तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट अभी बचा हुआ है वो दोनों को भी इक्वल टू होना पड़ेगा। जबकि देखो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पर बना के रखे स्टेटमेंट पर, p इक्वल टू क्यू भी बना के रखे हैं और m इक्वल टू n भी बना के रखे हैं। आया बात समझ में। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर चेंज करके, जैसा हम यहाँ पर m और p के सिचुएशन में लाने की कोशिश करें, n को हटाकर हम यहाँ पर m लिख सकते हैं क्योंकि n इक्वल टू n है, m के जगह पर n या तो n के जगह पर m हम चाहे तो लिख सकते हैं। हमने क्या किया, n को यहाँ से हटाकर m लिख दिए। अब यहाँ पर q को यहाँ से हटाकर p लिख दिए, लिख सकते हैं क्योंकि p इक्वल टू q है। अब देखो यहाँ पर भी mp, यहाँ पर भी हम mp कंसिडर कर सकते हैं। अब m और p के ऊपर कंसिडरेशन करिए। m और p को यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो m और p के बीच आंसर क्या होना चाहिए था, एट द रेट, दैट मीन्स m ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। m ग्रेटर देन p और m इक्वल टू p ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी आप करेंगे डाउटफुल, इसका आंसर भी करेंगे डाउटफुल, दोनों को मिलाकर आप आंसर कर देंगे आइदर और। क्लियर हुआ, यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर आप आंसर कर देंगे आइदर और। एक्चुअल में यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है और यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही हम नॉर्मल जब पढ़ा रहे थे तब हम यहाँ पर होता है ना कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताए थे वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ही हम आप लोगों को डिस्कशन किए थे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। अब तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्यों बोल रहे थे। इजी का मतलब है कि दोनों में ऑब्जेक्ट सेम होगा तो हमें तुरंत में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आइदर और के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेवल 2 मॉडरेट क्यों है, क्योंकि एक साइड इक्वल होगा एक साइड नहीं होगा तो यहाँ पर गलती होने का चांसेस थोड़ा सा है। लेवल 3 डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो वहाँ पर गलत होने का चांसेस और ज़्यादा है, इसलिए वो डिफिकल्ट है। आया बात समझ में। डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम जनरली आपको कोडेड इनइक्वालिटी में अवॉइड करते नहीं देगा, चांसेस तो नहीं है, बट मेंस लेवल में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो रिस्क नहीं ले सकते। बस इतना समझ लो कि अगर सेम टाइप का एरर है, सेम टाइप के एरर है तो बिना चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, बस ये दिमाग में डाल लो। अगर सेम टाइप का एरर है तो आगे हम लोग चेक करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर टू एवरीवन। या चेक करके आगे बढ़ेंगे तो आइदर होगा कि नहीं, मिस नहीं होगा। क्लियर, तो जो भी चीज़ बोले उसे ध्यान में रखो। यहाँ पर बस लेवल 2 में क्या बोले कि अगर एक साइड इक्वल है तो यहाँ पर m इक्वल टू n होना चाहिए, पहली बात। और यहाँ पर अगर दोनों में ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक कंक्लूजन के एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे कंक्लूजन के दो ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वल टू होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सीधा नाइदर नॉर, अगर इक्वल टू होता है तो जो बच गया उसके साथ दूसरा जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट उसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू m होगा तभी हम p इक्वल टू क्यू चेक करेंगे और p इक्वल टू क्यू भी होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर से नाइदर नॉर आंसर होगा, और अगर इक्वल टू होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दोनों में हम सेम कर सकते हैं। रिप्लेस करके n के जगह पर m लिख देंगे, q के जगह पर p लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट दोनों में सेम हो गया, तो इसका मतलब सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट रूल के तरफ, और लास्ट रूल
में अप्लाई करने का मतलब है हम लोग को क्या करना होगा, सिंबल को साइन में कन्वर्ट करके चेक करना होगा। क्लियर हुआ सारा चीज़? आई थिंक कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक जगह है जहां पर हम लोग को सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा मतलब ये ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, सिर्फ आइदर और का जगह थोड़ा सा एक जगह है जहां पर हम लोग को सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। वो भी कब, जब मुझे लगेगा कि ये आइदर और बन सकते तब। है बात समझ में? इसीलिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके ही हम लोग कोडेड इनइक्विटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट जो है वो हम लोग आइदर देख लेते हैं। बस यहाँ पर जो समझाना था वो हम समझा दिए पूरा। आगे का स्लाइड कुछ नहीं, हम लोग आंसर निकालेंगे, आंसर टाइप मतलब एरर टाइप निकालेंगे और उसे आइदर करेंगे। आइदर का रूल डिफरेंट होगा, बस इतना ही, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये स्लाइड अगर आप लोग समझ गए तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एरर अलग होगा, इसलिए उसका आइदर का रूल अलग होगा। बाकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का जो भी डिस्कशन हम किए वो सब कुछ सेम ही होगा। क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए आगे बढ़ें आइदर और डिस्प्यूट केसेस के तरफ। ठीक, जो भी चीज़ें सीखना था वो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्यों लिखे हैं, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट का मतलब क्या है, ठीक है, और कोडेड हाउस से रिलेट करके किस तरीके से आंसर करेंगे, कब आइदर करेंगे, कब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करें। पी से टी जाएंगे तो यहाँ पर देखो पी से टी जाएंगे तो फॉरवर्ड, बट एक बार देख लेते कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो है वो सही से है या नहीं स्टेटमेंट पर। तो देखो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो है ना वो ठीक है स्टेटमेंट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट को मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो उसे चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो पी से टी जाएंगे तो सिंबल चेक करो, परसेंटेज एट द रेट अभी तक तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद देखो कॉपीराइट मतलब दूसरे फैमिली, तो जब दो अलग अलग फैमिली मेंबर आ जाएगा कुछ नहीं करना, इसे क्रॉस देकर ब्रैकेट में डी लिख दो, यहाँ पर भी क्रॉस देकर ब्रैकेट में डी लिख दो। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जा रहे हैं। अब नॉर्मल वे में सोचो, नॉर्मली जब हम लोग इनइक्वालिटी में आंसर करते थे, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए जाते थे और दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाता था, तब हम लोग आंसर क्या करते थे, डाउटफुल करते थे ना, क्योंकि वो डिस्प्यूट केसेस होता है और डिस्प्यूट केसेस में सबसे पहला आंसर आपका क्या होगा, डाउटफुल, हाँ या ना। तो इसका आंसर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये डाउटफुल होगा, ये भी डाउटफुल होगा। तो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई, फर्स्ट रूल जो था वो सेटिस्फाई हो चुका है कि अगर डिस्प्यूट केसेस है तो तब सबसे पहले आइदर और करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में ही दोनों कंक्लूजन हो या मोर देन जो कंक्लूशंस भी होता है। तो अगर कंक्लूशन है तो उसका सबसे पहला आंसर डाउटफुल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर होगा। दूसरा रूल क्या था, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर द कंक्लूशंस, कंक्लूशंस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी पी और टी है, यहाँ पर भी टी और टी, पी और टी है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी दोनों में सेम ही है। तो ऑब्जेक्ट अगर सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट डिस्प्यूट केसेस का थर्ड रूल क्या था, ऑल द पॉसिबल रिलेशंस शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूशंस। अगर कंक्लूशन में सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन जो क्रिएट हो सकते दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर प्रेजेंट रहा तभी हम यहाँ पर आइदर और करेंगे। यहाँ पर पी और टी के बीच अगर डिस्प्यूट केसेस क्रिएट हो रहा है तो पी और टी के भी जितने भी सिंबल बीच में आ रहे हैं सारे के सारे सिंबल को आपको क्या करना होगा, साइन में कन्वर्ट करके ये चेक करना होगा कि सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है या नहीं, जो पी और टी के बीच होना चाहिए। सो ऑल द पॉसिबल रिलेशन शुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये चेक कर लेना है कि जब एरर दोनों में डिस्प्यूट हो, ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो यहाँ पर सिर्फ सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉपीराइट का मतलब है लेस देन और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताओ, जब डिस्प्यूट केसेस है पी और टी के बीच, देखो तीन पॉसिबल रिलेशंस प्रेजेंट हो रहे हैं कंक्लूशन पर, एक में क्या है टी पी से बड़ा है और एक में पी टी से बड़ा है और बराबर है, तो तीन रिलेशंस कंप्लीट हो रहा है ना पी और टी के बीच। तो यहाँ पर क्या आंसर करेंगे, आंसर करेंगे दोनों को मिलाकर आइदर और। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो दिक्कत है नहीं क्योंकि ये लेवल 1 का प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था। अब लेवल 2 में देखो पी और टी के बीच डिस्प्यूट केसेस है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं।
क्यू और टी के बीच, क्यू और टी @copyright, @copyright पहले क्या मिला, दो अलग अलग फैमिली, तो यहाँ पर भी क्यू और टी के बीच में भी आंसर क्या होना चाहिए, क्रॉस देकर डी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पी और क्यू, टी तो दोनों में सेम है बट पी और क्यू हम क्या बोले, यहाँ पर पी और क्यू इक्वल टू है या नहीं चेक करना होगा। चेक करके देखो, हम यहाँ पर करके रखे हैं पी इक्वल टू क्यू, तो दिक्कत तो है नहीं। तो पी और क्यू अगर इक्वल टू है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम पी के जगह पर क्यू या तो क्यू के जगह पर पी हम लिख सकते हैं। एक काम करते, क्यू को यहाँ से हटाकर पी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग पी और टी से पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, तो दोनों में एरर सेम है, तो दोनों अगर डिस्प्यूट एरर, तो इसका मतलब आंसर हम लोग नॉर्मली इसे डाउटफुल करते हैं। दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पर भी पी और टी, यहाँ पर भी पी और टी आ जाएगा। तो लास्ट रूल क्या है, ऑल द पॉसिबल रिलेशंस, यहाँ पर है लेस देन, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों कंक्लूशंस मिलाकर आंसर क्या करेंगे, आइदर और। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिस्कशन करना था वो हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, अब आते हैं लेवल 3 मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट डिफरेंट दिया हुआ है बट चेक जिस तरीके से करने के लिए बोले थे उस तरीके से चेक करना होगा। पी और टी डिस्प्यूट केसेस, क्रॉस देकर डी लिखो, क्यू से एस @copyright दो अलग अलग फैमिली, क्रॉस देकर डी लिखेंगे। इसका आंसर भी नॉर्मली हम लोग डाउटफुल करते हैं, इसका आंसर भी डाउटफुल करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दोनों में ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो जब ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा तब किस तरीके से चेक करने के लिए बोले थे, पहले इस कंक्लूशंस की एक एलिमेंट को उठा लो, जैसे कि पी को उठा लिए, पी के साथ हम चेक करेंगे किसे, क्यू और एस को चेक करेंगे, और यहाँ पर मुझे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पी इक्वल टू क्यू मिल जाएगा, और पी इक्वल टू क्यू मिलेगा तभी हम एस इक्वल टू टी चेक करने के लिए जाएंगे, और यहाँ पर मुझे एस इक्वल टू टी भी मिल जाएगा, हम करके रखे हैं, मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q अगर इक्वल है तो हम P के जगह पर Q या Q के जगह पर P लिख सकते हैं। हमने क्या किया, Q को यहाँ से हटाकर P कर दिए, ठीक, और S के जगह पर T या तो T के जगह पर S अगर हम कर सकते हैं तो हमने क्या किए, S को यहाँ पर हटाकर T कर दिए, यह हम कर सकते हैं। आप तो यहाँ पर हमें रोक नहीं सकते, हम कर ही सकते, क्योंकि P इक्वल टू क्यू स्टेटमेंट पर दिया हुआ, तो Q के जगह पर P या P के जगह पर Q हम चाहे तो लिख सकते हैं। S इक्वल टू T दिया है तो T के जगह पर S या S के जगह पर T अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन। तो अगर ऐसा कर पाए तो हम लोग यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को तो सेम कर दिए दोनों में, तो यहाँ पर P और T, यहाँ पर भी P और T, दोनों में सेम टाइप के एरर, दोनों का आंसर डाउटफुल है, ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पर P और T के बीच लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों कंक्लूशंस को मिलाकर आंसर क्या करेंगे, आइदर और। क्लियर हुआ सभी को, बस इतना ही। आइदर और करने के लिए हमें सिर्फ सिंबल को हटाकर साइन में कन्वर्ट करना होगा, वो भी कब, जब मुझे लगेगा कि आगे जाकर आइदर और क्रिएट कर सकते हैं तब। बस एक सिंपल बात दिमाग में रखना है, वो ये है कि आइदर जब मतलब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब अगर ऐसा होता है सही और गलत आ जाता है तो ओनली वन कंक्लूशन फॉलो, ओनली टू कंक्लूशन फॉलो, ये तो आप कर ही दोगे। बट जब सेम टाइप का एरर आएगा, जब सेम टाइप का एरर आएगा तब हम लोग बिना चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेम होता है, और चेक करने के पीछे रीज़न ही होता है कि ऑब्जेक्ट को सिर्फ चेक करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इक्वल टू है या नहीं, अगर है तो आगे जाकर रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, बस इतना ही। बस ये दिमाग में डालो कि बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ेंगे अगर एरर सेम हुआ तो। क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि अगर हम बिना चेक किए आगे बढ़ गए तो आइदर कहीं ना कहीं हम मिस कर देंगे, उसका आंसर हम लोग गलती से नाइदर और कर देंगे। क्लियर हो गया पूरा, बस इतना ही था कोडेड इनइक्वालिटी। एक बार दो वीडियो देख लो, कोडेड इनइक्वालिटी का कोई भी कन्फ्यूजन्स आपके अंदर नहीं रहेगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो, या कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली भी कम्युनिकेट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।